ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 791। आप क्या कर रहे हैं? भाग 2। खजाने की रखवाली करने वाला राक्षस पहले ही मर चुका है, तो अब ये लोग किससे लड़ रहे हैं? इवान ने हैरान होकर कहा और दूर से देखा तो देखा कि 4 लोग लड़ रहे हैं। 4 लोगों में से 2 की कदकाठी छोटी थी और शरीर मांसल था। दोनों की लंबाई करीब 1 मीटर थी। उनके बाल लंबे, बिखरे हुए भूरे थे, दाढ़ी बिखरी हुई थी और नाक मोटी थी। बौने, इवान ने धीमी आवाज में कहा जब उसने देखा कि 2 छोटे कद के लोग सेबरटूथ टाइगर्स जैसे दिखने वाले 2-3 मीटर लंबे राक्षसों से लड़ रहे हैं। नहीं, वे राक्षस नहीं हैं। इवान ने अचानक कुछ देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उद्धरण चिन्ह ... वे अपने असली रूप में लड़ रहे जानवर हैं। 2 बौनों में से एक बिगिनर लेवल रैंक 2 कोर इवॉल्वर था, जबकि दूसरा रैंक 1 के शिखर पर था। बौनों की तरह ही जानवरों की रैंक भी एक जैसी थी। एक रैंक 2 के शुरुआती स्तर पर था, जबकि दूसरा रैंक 1 के शिखर पर था। मैंने पहले जो 5 ऊर्जा तरंगें महसूस की थीं, वे इन चारों और उस बंदर से होनी चाहिए जो मौत के कगार पर है, इवान ने खुद से कहा जब उसने शुरुआती स्तर रैंक 2 के बौने को रैंक 2 के सेबरटूथ टाइगर पर अपने आकार से लगभग दुगुना बड़ा हथौड़ा घुमाते हुए देखा। सेबरटूथ टाइगर ने अपने सफ़ेद पंजे से बौने के हथौड़े को मारा, जो गहरे हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था। पंजा और हथौड़ा एक दूसरे से टकराए और प्रभाव के कारण जमीन टुकड़ों में फट गई और बौना और बाघ दोनों सैकड़ों मीटर पीछे धकेल दिए गए। शीर्ष रैंक 1 बौना और बाघ रैंक 2 इवॉल्वर से कुछ दूरी पर लड़ रहे थे, लेकिन शॉकवेव के कारण वे दोनों बहुत दूर उड़ गए और एक दूसरे से सैकड़ों मीटर दूर जा गिरे। मुझे लगता है कि इन बौनों और बीस्टिकिंस ने एक दूसरे के साथ मिलकर मध्य स्तर के रैंक 2 वानर के खिलाफ लड़ाई लड़ी ताकि वह उस खजाने पर अपना हाथ रख सके जिसकी वह रखवाली कर रहा था, और उसे हराने के बाद वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। इवान ने हल्की आवाज में कहा और अपना सिर हिलाया। उसने लड़ रहे बौनों और बीस्टिकिंस को नज़रअंदाज कर दिया और उस जगह को देखा जहां मध्य स्तर का रैंक 2 वानर जमीन पर पड़ा था। वानर की आभा सबसे नीचे थी और वह पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था। वह चीज़ कहाँ है जिसकी वह रखवाली कर रहा था? इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का सावधानीपूर्वक उपयोग किया ताकि लड़ रहे लोग उसे नोटिस न करें और बंदर के आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया। जल्द ही उसने एक छोटे से बोल्डर से कुछ असामान्य उतार चढ़ाव देखा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को उस पर केंद्रित किया। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके बोल्डर को देखने पर इवान ने उसके तल पर एक छोटा सा सफ़ेद पौधा उगता हुआ देखा। पौधा विश्वसार के एक पतले आवरण में लिपटा हुआ था और उस पर एक सफ़ेद बेरी के आकार का फल उग रहा था। आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली शॉकवेव का सामना करते हुए भी जो एस रैंकर्स को भी मार सकता था, पौधा पूरी तरह से अप्रभावित रहा। इवान ने उन 4 लोगों पर नजर डाली जो अभी भी लड़ाई में उलझे हुए थे और अपने चेहरे पर एक मासूम भाव के साथ चुपके से बोल्डर की ओर बढ़ गया। क्योंकि सभी 4 लोग एक भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे, किसी ने भी इवान को बोल्डर की ओर बढ़ते हुए नहीं देखा और 1 मिनट से भी कम समय में वह छोटे सफ़ेद पौधे के सामने खड़ा था। इतनी समृद्ध जीवन शक्ति! इवान ने पौधे के सामने रुकने के बाद आश्चर्यचकित स्वर में कहा, क्योंकि वह पौधे से निकलने वाली प्रचुर जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। इवान पौधे को लेकर भागना चाहता था और बौनों और जानवरों को सचेत किए बिना भाग जाना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथ को आदिम छाया ऊर्जा में ढक लिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, पौधे पर उग रहे सफ़ेद बेरी के आकार के फल को तोड़ना चाहता था। इवान को पौधे से कुछ प्रतिरोध की उम्मीद थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जब उसने फल को सफलतापूर्वक तोड़कर पकड़ लिया तब भी पौधे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। यह मेरी अपेक्षा से अधिक आसान था, इवान ने फल के विवरण की जांच करते हुए आश्चर्यचकित स्वर में कहा। जीवन शक्ति का फल सेवन करने पर यह उपयोगकर्ता की सहनशक्ति और धीरज को स्थायी रूप से 10 अंक तक बढ़ा सकता है। बेरी के आकार के फल के विवरण को देखते हुए इवान की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने विनम्रतापूर्वक इसे दूर ले जाने का फैसला किया, जबकि बौने और जानवर लड़ाई में व्यस्त थे। दुर्भाग्यवश जैसे ही उसने फल तोड़ा, प्रथम श्रेणी के सेबरटूथ टाइगर ने महसूस किया कि उसने पौधे के चारों ओर जो सुरक्षा कवच बना रखा था वह टूट गया और वह चौंककर पौधे की ओर देखने लगा। इवान को देखकर और अपने आसपास एक मध्यम स्तर के रैंक 1 कोर इवॉल्वर की आभा को देखकर उसकी गहरी नारंगी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह उग्र स्वर में चिल्लाया, तुम कमीने, तुम क्या कर रहे हो? रैंक 1 टाइगर की उग्र आवाज सुनकर अन्य 3 लोग चौंक गए और जिस दिशा में वह देख रहा था उस दिशा में देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि इवान उस फल को लेने के बाद चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था जिसके लिए वे लड़ रहे थे। इवान को देखते ही चारों के बीच की लड़ाई अचानक बंद हो गई और उन सभी ने अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ लिया। इवान तब दंग रह गया जब उसे रैंक 1 टाइगर ने पकड़ लिया और अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ बौनों और बाघों को देखा। आप लोग जारी रख सकते हैं, मैं बस एक राहगीर शोधकर्ता हूं जो इस फल को देखने के लिए यहाँ आया हूं।
मैं अपना शोध पूरा करने के बाद इसे आपको वापस कर दूंगा। बोनो और सेबरटूथ टाइगर के चेहरे गुस्से से लाल हो गए जब उन्होंने इवान की बात सुनी, क्योंकि वे सभी जानते थे कि वह उनके लड़ते समय फल लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। तुम कमजोर गधे कमीने! शीर्ष रैंक 1 सेबरटूथ टाइगर गुस्से में गुर्राया और उसके चारों ओर एक हरी रोशनी चमक उठी। क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम अपनी कमजोर शक्ति से हमारे खजाने को चुराकर भाग सकते हो? बाघ ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत इवान के सामने आ गया, जो लगभग 500 मीटर दूर था। चूंकि तुम एक शोधकर्ता हो, इसलिए तुम परलोक में अपना शोध जारी रख सकते हो, उसने अपने जानवर जैसे चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान के साथ चिल्लाया और इवान पर बिजली की गति से अपना पंजा घुमाया, उसका सिर काटना चाहता था। इवान की आंखें बाघ के पंजे की हरकतों का अनुसरण कर रही थीं क्योंकि वह उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। और यहाँ मुझे लगा कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना इस फल को छीन सकता हूँ। जैसे ही चोटी के रैंक 1 बाघ का पंजा इवान का सिर काटने वाला था, बाघ ने इवान की आहें भरते हुए आवाज सुनी और देखा कि वह बिजली की गति से नीचे झुककर उसके पंजे से बच रहा है। क्या चोटी के रैंक 1 बाघ पूरी तरह से स्तब्ध था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इवान, जो सिर्फ एक मध्यम स्तर का रैंक 1 को रिवॉल्वर था, उसके हमले से कैसे बच सकता है। लेकिन बाघ को इसके बारे में सोचने का मौका नहीं मिला क्योंकि नीचे झुकने के बाद इवान ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बाघ को देखा और सीधे उसकी ठोड़ी पर मुक्का मारा, जिससे वह आसमान में उड़ गया। क्रैक! जबड़े के फटने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी और बाघ अपने गहरे लाल खून को छिड़कते हुए आसमान में 100 मीटर से ज्यादा ऊपर उड़ गया। अध्याय 792 ये लोग मेरे सहायक हैं। धमाका! तेज आवाज के साथ रैंक 1 सेबरटूथ टाइगर का 3 मीटर लंबा शरीर रैंक 2 बौने के सामने आसमान से गिरा, जिससे 3 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। बाघ के शरीर की टक्कर की आवाज 2 बौनों और रैंक 2 बाघ के कानों में गड़गड़ाहट की तरह थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इवान, जो एक मध्यम स्तर का रैंक 1 को रिवॉल्वर था, बाघ को सिर्फ एक मुक्का मारकर हरा देगा। क्या आपके माता पिता ने आपको नहीं सिखाया कि जो बिल्लियां दूसरों पर झपटती हैं, उन्हें लोग पसंद नहीं करते? तीनों लोगों ने इवान की हल्की आवाज सुनी और आखिरकार अपने होश में आ गए। जेसन! शुरुआती स्तर का रैंक 2 बाघ अपने होश में आने के बाद चिल्लाया और जल्दी से रैंक 1 बाघ के पास गया जो इवान के मुक्का के कारण बेहोश हो गया था। बाघ का जबड़ा पूरी तरह से उखड़ गया था और उसके मुंह से खून अभी भी अनियंत्रित रूप से बह रहा था। रैंक 2 बाघ जल्दी से अपने मानव रूप में वापस आ गया, एक सफेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया और अपने भंडारण की अंगूठी से एक औषधि निकाली। उसने जेसन के टूटे हुए मुंह में औषधि डाली और उसके बाद ही खून बहना बंद हुआ। तुम कमीने! जेसन के खून बहने को रोकने के बाद रैंक 2 बाघ इवान पर गुर्राया और अपनी नारंगी आंखों से उसे अशुभ रूप से चमकते हुए देखा। बाघ के उग्र भावों के विपरीत दोनों बौनों ने इवान को हैरान भाव से देखा, जो उन्होंने अभी देखा था उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ये पहली बार था जब उन्होंने एक मध्यम स्तर के रैंक 1 को रिवॉल्वर को केवल एक ही हमले में एक शीर्ष रैंक 1 को रिवॉल्वर को लगभग मारते हुए देखा था, और वह भी अपने किसी भी कौशल का उपयोग किए बिना। जैसे ही मोल्डर, शुरुआती स्तर रैंक 2 बौने ने इवान की उपस्थिति को देखा, उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल आईं। तुम ही वह चोर हो जिसने ब्लडमून नीलामी घर से ज्ञानोदय का पत्थर चुराया था। मोल्डर की चौंकी हुई आवाज सुनकर इवान ने बिना किसी भाव-भंगिमा के उसकी ओर देखा, क्योंकि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि लोग उसे पहचान लेंगे क्योंकि उसने मकबरे में प्रवेश करने पर अपना रूप नहीं बदला था। सिल्वन से उसे पता था कि उसकी तस्वीर पहले से ही पूरे यूटोपिया में फैल चुकी थी और उसके सिर पर उच्च इनाम के कारण बहुत से लोग उसके बारे में जानते थे। इवान ने मकबरे में प्रवेश करने के बाद अपना रूप नहीं बदला क्योंकि उसके मन में एक योजना थी। क्या वह चोर है? ब्रूस! रैंक 2 बाघ मोल्डर की बात सुनकर दंग रह गया। पीक रैंक 1 बौना भी चौंक गया क्योंकि उसे मकबरे में इवान से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। मैं चोर नहीं हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं एक शोधकर्ता हूँ और जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ, मैंने अपने शोध के उद्देश्य से बस उस ज्ञानोदय पत्थर को उधार लिया है। इवान ने शांत स्वर में मोल्डर के शब्दों का खंडन किया, जैसे कि वह जो कह रहा था वह पूरी तरह से सामान्य था। इवान को अभी भी शोधकर्ता होने का दिखावा करते हुए देखकर वे तीनों उसे पीटना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया क्योंकि उन्हें पता था कि इवान लुसियन और उनसे कहीं अधिक ऊंचे पद के अन्य लोगों से भी बचकर भाग निकला था। इवान की असली पहचान जानने के बाद मोल्डर और ब्रूस ने एक दूसरे की आंखों में एक जैसी चमक देखी। इवान और सीडर के सिर पर 60 मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थर का इनाम था, और अगर वे उसे पकड़ लेते तो वे संतुष्ट हो जाते, भले ही उन्हें प्राचीन के मकबरे से कुछ भी न मिले। मोल्डर और ब्रूस की आंखों को देखकर ही इवान पहले से ही समझ गया था कि वे क्या सोच रहे थे, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। मैं उन्हें आसानी से मार सकता हूं, लेकिन ये बहुत बेकार होगा क्योंकि मुझे अपने बारे में खबर फैलाने के लिए उनकी मदद की ज़रूरत है, उसने मन ही मन कहा, अपने असली रूप को न छिपाने के अपने उद्देश्य के बारे में सोचते हुए, भले ही हज़ारों लोग उसे ढूंढ रहे हों।
मेरा सुझाव है कि तुम मुझे पकड़ने के विचार को दूर रखो, क्योंकि अगर तुम कुछ भी अजीब करने की कोशिश करोगे तो तुम बस एक अर्थहीन मौत मरोगे। इवान ने हल्की आवाज में कहा, क्योंकि उसकी परछाई हिलने लगी। वूश! अचानक एक के बाद एक ब्राउन और 6 शुरुआती स्तर रैंक 2 भीड़ें उसकी परछाई से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गईं। अगर तुम कुछ भी अजीब करने की कोशिश करोगे तो ये लोग तुम्हें बिना किसी दया के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इवान ने चेतावनी दी, क्योंकि शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षसों की 7 आभाएं उन पर बंद हो गईं, जिससे मोल्डर और अन्य लोग डर गए। इवान के शैडो स्टोरेज में वास्तव में 3 और बिगिनर लेवल रैंक 2 राक्षस थे, जिन्हें उसने अन्य स्थानों से खजाना इकट्ठा करते समय बनाया था, लेकिन उसने उन्हें नहीं छोड़ा क्योंकि यह पूरी तरह से अनावश्यक था। ये राक्षस क्या हैं? ब्रूस ने चौंकते हुए स्वर में पूछा, क्योंकि उसने ब्राउन और भीड़ों की निगाहें उस पर महसूस कीं। देखो, ये लोग मेरे सहायक हैं और मेरी तरह ही उन्हें भी शोध करना पसंद है। मैं एक शांतिपूर्ण व्यक्ति हूं जिसे हिंसा पसंद नहीं है, लेकिन ये लोग, इवान ने कहा और अपना सिर हिलाया, ये सभी लोग हिंसक पागल हैं जो किसी को भी मार देंगे जो उनके शोध के रास्ते में आने की हिम्मत करता है। इवान की बात सुनकर मोल्डर और अन्य लोगों ने अपनी लार निगल ली और ब्राउन और अन्य लोगों को उनके चेहरों पर भयभीत भाव से देखा। अब क्या तुम अभी भी मुझे पकड़ना चाहते हो या ये फल वापस लेना चाहते हो जो आज के लिए मेरा शोध विषय है? इवान ने गंभीर स्वर में पूछा। इवान की बात सुनकर मोल्डर और अन्य लोगों ने मन ही मन कोसा और तुरंत अपना सिर हिलाया। ब्राउन और भीड़ों के खतरनाक रूप को देखते हुए उन्हें यकीन था कि अगर उन्होंने इवान को मना करने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा। वाह, तुम लोग वाकई बहुत अच्छे लोग हो। चूंकि तुम इस फल को नहीं चाहते, इसलिए मैं इसे अपने शोध उद्देश्य के लिए रखूंगा, इवान ने कहा और जीवन शक्ति फल को अपने छाया भंडारण में फेंक दिया। फल को स्टोर करने के बाद उसने मोल्डर और दूसरों की ओर हाथ हिलाया और अपना सिर हिलाया। मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा और फल लौटा दूंगा जब मैं इस पर अपना शोध पूरा कर लूंगा। उसने ब्राउन और दूसरों को वापस अपने छाया भंडारण में बुलाते हुए कहा। साथ ही उसने सोल बीकन कौशल को सक्रिय किया और जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। अध्याय 793 मूल मार्ग भाग 1। जीवन शक्ति का फल सेवन करने पर यह उपयोगकर्ता की सहन शक्ति और धीरज को स्थायी रूप से 10 अंक तक बढ़ा सकता है। इवान ने अपने हाथ में सफ़ेद बेरी के आकार के फल को देखा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने फल चबाया, उसके मुंह के अंदर एक खट्टा स्वाद फूट पड़ा, जिससे उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। हालांकि फल अविश्वसनीय रूप से खट्टा था, फिर भी इवान ने खुद को इसे निगलने के लिए मजबूर किया। एक साथ उसकी आंखों के सामने 2 सूचनाएं चमक उठीं। जोड़ 10 सहन शक्ति, जोड़ 10 सहन शक्ति। सूचनाएं देखकर इवान ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और अपने मुंह को साफ करने के लिए मीठे फलों के रस का एक बड़ा घूंट पिया, जो कि जीवन शक्ति के फल की खटास के कारण सूख रहा था। वोलाक! अपने मुंह की सूखापन से छुटकारा पाने के बाद उसने वोलाक की ओर देखा, जो उसके बगल में एक पवन और बिजली की भेड़ पर सवार था। इवान की बात सुनकर वोलाक ने अपना सिर नहीं उठाया और उसे एक कागज की शीट दी। इवान ने वोलाक से कागज की शीट ली और पहले की तरह वह एक बार फिर वोलाक की ड्राइंग प्रतिभा से प्रभावित हुआ। ये पूरा नक्शा नहीं है, लेकिन फिलहाल ये ठीक होना चाहिए। इवान ने वोलाक द्वारा उसे दिए गए नक्शे को देखते हुए खुद से कहा। उसे जो नया नक्शा मिला वह उस पर्वत श्रृंखला का था जिसे वह मैदान से देख सकता था। नक्शा अभी भी आधा पूरा था क्योंकि टीम ब्लैक अभी भी पूरा नक्शा बनाने की प्रक्रिया में थी। मकबरे में प्रवेश करने से पहले इवान को सिल्वन और अन्य लोगों से जो जानकारी मिली, उसके अनुसार मकबरा 3 परतों में विभाजित है, पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। मकबरे में प्रवेश करने पर सभी लोग मकबरे की तीसरी परत में दिखाई देंगे। मकबरे की तीसरी परत में सबसे उच्च स्तर का राक्षस जिसका सामना किया जा सकता है, वह मध्य स्तर का रैंक 2 है। मकबरे की दूसरी परत में प्रवेश करने के बाद ही लोगों को शीर्ष रैंक 2 और शुरुआती स्तर के रैंक 3 राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। अंत में मकबरे की तीसरी परत में मध्य स्तर के रैंक 3 और शीर्ष रैंक 3 के राक्षस दिखाई देने लगते हैं। मकबरे में प्रवेश करने से पहले सिल्वन ने इवान और अन्य लोगों को तीसरी परत से दूर रहने की सख्त सलाह दी क्योंकि यह उनके लिए बहुत खतरनाक थी। यहाँ तक कि शीर्ष रैंक 2 कोर रिवॉल्वर जो मकबरे में प्रवेश करते हैं, वे शायद ही कभी मध्य स्तर रैंक 3 और शीर्ष स्तर रैंक 3 राक्षसों द्वारा उत्पन्न उच्च खतरे के कारण तीसरी परत में प्रवेश करते हैं। फिलहाल तीसरी परत के बारे में भूल जाए, यहाँ तक कि दूसरी परत जहाँ लोग शुरुआती स्तर रैंक 3 राक्षसों का सामना कर सकते हैं, इवान के लिए बहुत खतरनाक थी क्योंकि वह सिर्फ एक मध्य स्तर रैंक 1 कोर रिवॉल्वर था। इसके बावजूद उसने मकबरे के बंद होने से पहले तीसरी परत में प्रवेश करने की योजना बनाई। जाहिर है, तीसरी परत में प्रवेश करने से पहले उसने अपनी शक्ति को और भी अधिक बढ़ाने की योजना बनाई, विशेष रूप से अपने छायामरे की संख्या। वर्तमान में वह कुल 15,000 छायामरे को बचा सकता है और उसने तीसरी परत में प्रवेश करने से पहले इसे जितना संभव हो सके भरने की योजना बनाई।
पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ते समय इवान ने कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति को महसूस किया जो मैदानी इलाकों में प्रवेश कर गए थे, और पहले के विपरीत इस बार उसने उनसे बचने की कोशिश नहीं की और जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना जिससे वे उसे देख सकें। उसने हवा और बिजली की भीड़ों को भी आदेश दिया कि वे दूसरे लोगों के पास से गुजरते समय धीमी गति से चलें, क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वे उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकें। इस कृत्य के कारण, हालांकि सभी नहीं, लेकिन कुछ और लोगों ने इवान के चेहरे को पहचान लिया। इवान को पहचानने के बाद उन्होंने जाहिर तौर पर उसके सिर पर इनाम का दावा करने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वे ब्राउन और उसके अन्य छाया मरे हुओं द्वारा मारे गए। इवान ने किसी को नहीं मारा क्योंकि वह चाहता था कि वे उसके बारे में हर जगह खबर फैलाएं। हालांकि मकबरा बहुत बड़ा था, लेकिन लोगों के लिए संचार कलाकृतियों के वर्तमान स्तर का उपयोग करके अपने साथियों से संपर्क करना असंभव नहीं था। सीडर, इवान और अन्य ड्रेड्स के पास संचार उपकरण भी थे जिनका उपयोग वे किसी आपात स्थिति में दूसरों से संपर्क करने के लिए कर सकते थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि मकबरे में प्रवेश करने वाले अन्य लोगों के पास भी एक था। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग चारा खाएंगे और मेरे पीछे आएंगे, इवान ने खुद से कहा जब वह एक पीक रैंक 1 में ड्रॉइड के पास से गुजरा जो उसे एक शुरुआती स्तर की रैंक 2 हवा और बिजली की भीड़ की सवारी करते देखकर दंग रह गया था। क्योंकि इवान ने पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ते समय अपने चेहरे को जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसे मैदानी मैदान से बाहर निकलने में लगभग 3 घंटे लग गए, भले ही वह शुरुआती स्तर की रैंक 2 भीड़ की सवारी कर रहा था। जैसे ही इवान मैदानी मैदान से बाहर निकला और पर्वत श्रृंखला के सामने रुका, उसने महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से यू-टर्न ले रहा है। मैदानी मैदान में हवा पूरी तरह से सूखी थी और हरियाली नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही इवान ने पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर देखा, उसने महसूस किया कि ठंडी, नम हवा आगे की ओर बह रही थी और पर्वत श्रृंखला हरियाली से भर गई थी। टीम ब्लैक के कई सदस्य जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते समय पर्वत श्रृंखला में मारे गए थे, इसलिए यहाँ कई राक्षस और अन्य व्यक्ति होने चाहिए, इवान ने धीमी आवाज में कहा और भीड़ों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। इवान का आदेश सुनकर भीड़ के चारों ओर हवा और बिजली चमकने लगी और सिर्फ एक कदम के साथ वह तुरंत पर्वत श्रृंखला के ऊपर दिखाई दिया। जिस क्षण इवान पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंचा, एक मध्यम स्तर का रैंक 1 अजगर उस पर झपटा, उसे काटने के इरादे से। चटक, लेकिन इससे पहले कि अजगर उसकी त्वचा को छू भी पाता, भीड़ के शरीर से बिजली चमकी और मध्यम स्तर के रैंक 1 अजगर को जला दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। इवान ने अजगर के मृत शरीर पर नजर डाली और आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करके उसकी आत्मा को अवशोषित कर लिया, क्योंकि वह अभी भी एक और भी अधिक शक्तिशाली आत्मा बीकन बनाना चाहता था। अजगर की आत्मा को अवशोषित करने के बाद इवान ने भीड़ को थपथपाया और वह आगे की ओर भागी, पर्वत श्रृंखला में और भी गहराई तक चली गई। अध्याय 794 उत्पत्ति का मार्ग भाग 2। मोल्डर ने इवान के गायब होने के बाद उसे खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसे नहीं ढूंढ पाया, जबकि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां 10,000 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र को कवर कर सकती थीं। आखिर वह आदमी किस तरह का संकी था? मोल्डर ने धीमी आवाज में कहा जब वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके भी इवान को नहीं ढूंढ पाया और उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की पहुंच से बहुत दूर था। उसने ब्रूस की ओर देखा, जो रैंक 1 बाघ की देखभाल कर रहा था, और उसकी आंखें चमक उठीं। फिलहाल ब्रूस का पूरा ध्यान रैंक 1 बाघ पर था और अगर वह अब उस पर हमला करता तो इस बात की बहुत संभावना थी कि वह उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था या यहाँ तक कि उसे मार भी सकता था। उसने सोचा कि क्या उसे ब्रूस को खत्म करने का मौका लेना चाहिए, लेकिन एक पल के बाद उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। इसे भूल जाओ, मेरी मौजूदा शक्ति से उसे सिर्फ एक ही बार में मारना आसान नहीं है, और अगर वह किसी तरह यहाँ से भाग गया तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। मोल्डर ने सोचा और रैंक 1 बौने को अपने पीछे आने का इशारा किया। अपने पीछे हलचल महसूस करते हुए ब्रूस ने पीछे की ओर देखा और देखा कि दोनों बौने जा रहे थे। उसने उन्हें जाने से नहीं रोका और न ही उसने उनके खिलाफ फिर से लड़ाई शुरू की, क्योंकि जिस खजाने के लिए वे लड़ रहे थे उसे पहले ही एक पागल शोधकर्ता और उसके सहायकों ने छीन लिया था। मेरे लिए उसे अकेले पकड़ना असंभव है, लेकिन अगर मैं दूसरों के साथ मिलकर काम करूं, ब्रूस ने खुद से कहा और उसकी आंखों में भयानक रोशनी चमक उठी। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक क्रिस्टल निकाला और उन दूसरे लोगों से संपर्क किया जो उसके साथ मकबरे में प्रवेश कर गए थे। मकबरे में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन यूटोपिया में ऐसे करोड़ों लोग थे जो रैंक 2 और उससे नीचे के थे और मकबरे में प्रवेश करने के योग्य थे। यद्यपि प्राचीन का मकबरा बहुत बड़ा था और संसाधनों से भरा हुआ था, फिर भी यूटोपिया के सभी रैंक 2 और उससे नीचे के विकासकर्ताओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराना असंभव था। लाखों लोगों को प्रवेश की अनुमति देकर मकबरे के सभी संसाधनों को समाप्त न करने के लिए यूटोपिया के गुटों ने प्रवेश परमिट के संबंध में नियम बनाए।
वैम्पायर, मेचेरॉइड्स, डेमन्स, ड्रैगन्स, फीनिक्स, एल्व्स और अन्य शीर्ष गुटों जैसे यूटोपिया के शीर्ष गुटों के पास 1000 प्रविष्टियों का कोटा था, जिसका अर्थ है कि वे प्रत्येक 1000 लोगों को भेज सकते थे जहां भी मकबरा खुलता था। एक गुट द्वारा मकबरे में भेजे जाने वाले लोगों की संख्या उनकी शक्ति पर निर्भर करती थी। उदाहरण के लिए, ऑक्स का गुट केवल 300 लोगों को भेज सकता था, जो यूटोपिया के शीर्ष गुटों की तुलना में काफी कम था। बेशक, सामान्य लोग भी मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मकबरे में प्रवेश करने के लिए उन्हें एक प्रवेश पास खरीदना होगा, और प्रवेश पास की कीमत कम नहीं है। बीस्टिकिन्स पर आकाश का शासन था, जो 5 सम्राटों में से एक था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उनके पास 1000 का कोटा था, और ब्रूस उनके साथ मकबरे में प्रवेश किया। हालांकि वह उन सभी बीस्टिकिन्स से परिचित नहीं था जो उसके साथ मकबरे में प्रवेश करते थे, फिर भी उसके कई शक्तिशाली लोगों से संबंध थे। ब्रूस ने जिन लोगों से संपर्क किया उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मध्यम स्तर के रैंक 2 पर थे, इसलिए उसे यकीन था कि एक बार जब वह इवान को फिर से पा लेगा तो वह उसे सफलतापूर्वक पकड़ सकेगा। बस रुको, मैं तुम्हें पकड़ने के बाद तुम्हारे शरीर पर कुछ शोध जरूर करूंगा। ब्रूस ने अपने चेहरे पर नाराजगी भरे भाव के साथ बेहोश रैंक एक बाघ को देखते हुए कहा, ये कमीना कब जागेगा? ब्रूस की तरह मोल्डर ने भी उन लोगों से संपर्क किया जो उसके साथ मकबरे में प्रवेश करते थे। बौने मेकाड्रॉइड्स की एक उपजाति थे, जिसका अर्थ है कि बौनों का साम्राज्य मेकाड्रॉइड्स के अधिकार क्षेत्र में आता था। हालांकि बौने शीर्ष गुट नहीं थे, फिर भी उनके पास 700 का कोटा था, और मोल्डर उन अधिकांश बौनों से परिचित था जो उसके साथ मकबरे में प्रवेश करते थे। इतना ही नहीं, उसका कई मेकाड्रॉइड्स और अन्य लोगों से भी संपर्क था, क्योंकि वह एक खास व्यक्ति के विपरीत सामाजिक रूप से काफी अच्छा था। हालांकि मोल्डर का कई लोगों से संपर्क था, लेकिन उसने इवान के बारे में सभी को नहीं बताया, क्योंकि अगर वह सभी को मदद के लिए बुलाता तो उसे इनाम को उनके साथ बांटना पड़ता। अभी के लिए उसने केवल कुछ शक्तिशाली बौनों को बुलाया जिनके बारे में उसे लगता था कि वे इवान को पकड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। ब्रूस और मोल्डर की तरह कुछ अन्य लोग जिन्हें इवान ने मैदान छोड़ते समय जानबूझकर अपना चेहरा दिखाया था, उन्होंने भी अपने दोस्तों से संपर्क किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नीलामी के दौरान ओडेन और सोलारा को भी 60 मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थरों की राशि निकालने में कठिनाई हुई थी, ये स्पष्ट था कि यह कोई छोटी राशि नहीं थी, इसलिए इवान के बारे में खबर पाने वाले अधिकांश लोगों ने तुरंत अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। कुछ ही घंटों में इवान के बारे में खबर प्राचीन के मकबरे में प्रवेश करने वाले कई लोगों में फैल गई। यहाँ तक कि मकबरे में प्रवेश करने वाले शीर्ष रैंक 2 इवॉल्वर्स में से कुछ ने इवान के बारे में सुनने के बाद उसके पीछे जाने का फैसला किया। जब उसने मुझे मकबरे में प्रवेश करने से पहले इस बारे में बताया तो मुझे लगा कि वह बस मजाक कर रहा है। सीड ने कुछ पल पहले मिले लोगों से इवान के बारे में खबर सुनने के बाद अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... ये सोचना कि वह मकबरे में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के साथ खिलवाड़ करने की योजना बना रहा है, जबकि वह रैंक 1 के शिखर पर भी नहीं है। सीड ने इवान से संपर्क करने और उसे वह करने से रोकने के बारे में सोचा जो वह करने की योजना बना रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह काफी खतरनाक था। लेकिन जब उसने इवान की छाया मरे और उसके असामान्य रूप से शक्तिशाली कौशल के बारे में सोचा तो उसने आह भरी और इन सभी विचारों को अपने दिमाग से निकाल देने का फैसला किया। ठीक है, उसके पास एक संचार क्रिस्टल भी है, इसलिए अगर उसे कोई खतरा हुआ तो वह मुझे फोन करेगा, सीड ने कहा और दूर की ओर देखा जहां उसे आसमान में एक असामान्य काली आभा दिखाई दे रही थी। अगर मैं अपनी वर्तमान गति से आगे बढ़ना जारी रखता हूं तो मुझे कल के अंत तक दूसरी परत तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अध्याय 795 मूल मार्ग भाग 3। यह मुश्किल होगा, इवान ने लगभग 2 किलोमीटर व्यास वाले पानी के तालाब को देखते हुए कहा। तालाब के बीच में एक छोटा चांदी के रंग का कमल का फूल खिल रहा था, जो उच्च आध्यात्मिक शक्ति को विकीर्ण कर रहा था। चांदी के कमल का नाम सोल लोड्स था और यह एक मिड लेवल रैंक 3 फूल था। इस फूल को परिष्कृत करके एक सामान्य शुरुआती स्तर रैंक 1 कोर इवॉल्वर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रैंक 1 के शिखर तक बढ़ा सकता है। इवान वर्तमान में एक मिड लेवल रैंक 1 कोर इवॉल्वर था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही पीक रैंक 1 कोर इवॉल्वर की तुलना में थोड़ी अधिक थी। उसे यकीन था कि सोल लोड्स को परिष्कृत करके वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रैंक 2 के शुरुआती स्तर तक बढ़ा सकेगा। लेकिन समस्या ये थी कि सोल लोड्स को इकट्ठा करना आसान नहीं था, जो एक रैंक 3 खजाना था। सोल लोड्स एक आध्यात्मिक फूल था जिसमें आध्यात्मिकता का उच्च स्तर था। आध्यात्मिक शक्ति के अलावा ये किसी भी अन्य विदेशी ऊर्जा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था, और अगर इवान इसके करीब जाने की कोशिश करता तो कमल तुरंत अपनी सारी संग्रहित आध्यात्मिक शक्ति को वातावरण में छोड़ देता और मुरझा जाता। सोल लोड्स फूल को इकट्ठा करने का एकमात्र तरीका अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना और इसकी आध्यात्मिकता के साथ एक बंधन बनाना था। एक बार जब आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसके साथ एक बंधन बना लेते हैं तो इसे इकट्ठा करने की कोशिश करने पर यह मुरझाता नहीं है।
लेकिन सोल लॉर्ड्स के साथ एक बंधन बनाने के लिए आपके पास मध्य स्तर के रैंक 2 को रिवॉल्वर के बराबर आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। इवान की आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक थी, उसी रैंक के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक, लेकिन फिर भी उसके लिए अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ कमल को इकट्ठा करना असंभव था। वह शैडो पोजीशन कौशल का उपयोग करके कमल को इकट्ठा कर सकता था, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति निश्चित रूप से मध्य स्तर रैंक 2 तक पहुंच जाएगी यदि वह खुद को ब्राउन या किसी अन्य शुरुआती स्तर रैंक 2 शैडो अनडेड के साथ मिला लेता। हालांकि इवान यहां शैडो पोजीशन कौशल का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। मैदान से बाहर निकले हुए उसे 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और उसने पहले ही देख लिया था कि पर्वत श्रृंखला में कई व्यक्ति और राक्षस थे जो समूहों में घूम रहे थे। उसे छाया कब्जा कौशल रखने की जरूरत थी ताकि अगर वह खुद को किसी खतरनाक स्थिति में पाता तो वह बच न पाता। केवल अगर मेरे पास एक मध्यम स्तर का रैंक 2 शैडो अनडेड होता, इवान ने झुंझलाहट भरी आवाज में कहा। उसे निराशा हो रही थी कि वह अपनी कम रैंक के कारण एक मध्यम स्तर का रैंक 2 शैडो अनडेड नहीं बना सका। जब इवान ने तालाब के बीच में चमकते हुए चांदी के कमल को देखा तो उसके दिमाग में कुछ कौंधा। शायद, बस शायद, उसने कहा और अपनी जेब से एक छोटी मनके के आकार की त्रिभुजाकार वस्तु निकाली। छोटी त्रिभुजाकार वस्तु स्पष्ट रूप से सोल बीकन थी जिसे उसने शुरुआती स्तर के रैंक 1 राक्षसों की 50 आत्माओं का उपयोग करके बनाया था। जब इवान ने बीकन को करीब से देखा तो उसे केवल इसके अंदर केंद्रित आध्यात्मिक शक्ति महसूस हुई। ये संभव होना चाहिए, उसने बीकन को देखते हुए कहा और एक गहरी सांस ली। उसने तालाब के बीच में चांदी के रंग के कमल को देखा और बीकन को उसकी ओर फेंक दिया। जिस क्षण इवान ने बीकन को कमल की ओर फेंका, कमल ने प्रतिक्रिया की और हिलना शुरू कर दिया। कमल की प्रतिक्रिया देखकर इवान का दिल धड़क उठा, लेकिन सौभाग्य से कमल ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वातावरण में नहीं छोड़ा, ये सोचकर कि उसके पास आ रही केंद्रित आध्यात्मिक शक्ति उसके साथ बंधन बनाना चाहती है। 1 सेकंड से भी कम समय में छोटा प्रकाश स्तंभ आत्मा कमल के समीप आ गया और कमल को अंततः एहसास हुआ कि उसके पास आ रही केंद्रित आध्यात्मिक शक्ति में कुछ गड़बड़ है। जब प्रकाश स्तंभ कमल से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था तो फूल ने महसूस किया कि उसके पास आ रही केंद्रित आध्यात्मिक शक्ति दसियों अलग अलग तरह की आध्यात्मिक शक्तियों का मिश्रण थी, जैसे कि किसी ने कई अलग अलग तरह की आत्माओं को एक में मिला दिया हो। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर कमल अपनी सारी शक्ति को वातावरण में छोड़ना चाहता था और खुद को नष्ट करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से पहले आत्मा का प्रकाश स्तंभ चमक उठा और इवान कमल के ठीक ऊपर दिखाई दिया। उसकी आंखें धुंधली सफेद रोशनी से चमक रही थीं, जो ये संकेत दे रही थी कि वह टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल का उपयोग कर रहा था, जिसने उसकी चपलता को 30% बढ़ा दिया था। जैसे ही इवान कमल के ऊपर दिखाई दिया, उसने देखा कि कमल ने पहले ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वायुमंडल में छोड़ना शुरू कर दिया था। टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल के कारण इवान ने सब कुछ धीमी गति से देखा, लेकिन फिर भी जिस गति से कमल अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छोड़ रहा था वह आश्चर्यजनक था। इतना बेवकूफ मत बनो, इवान ने शाप दिया जब उसने देखा कि कमल कितनी तेजी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छोड़ रहा था और एक तेज गति में उसने इसे तोड़कर अपने छाया भंडारण में फेंक दिया। आत्मा बीकन को फेंकने से लेकर आत्मा कमल को संग्रहित करने तक ये सभी घटनाएं बस 1 सेकंड में हुई, लेकिन फिर भी जब इवान ने अपने छाया भंडारण के अंदर आत्मा कमल को देखा तो उसने देखा कि इसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का लगभग 5% सफलतापूर्वक वायुमंडल में छोड़ दिया था। हालांकि 5% बहुत है, फिर भी मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इसकी शेष शक्ति का उपयोग करके शुरुआती स्तर रैंक 2 तक ले जाने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने खुद से कहा, क्योंकि उसने तालाब में गिराए गए आत्मा बीकन को पुनः प्राप्त किया था। आत्मा बीकन इकट्ठा करने के बाद इवान किनारे पर लौट आया और पेड़ों से भरी एक निश्चित दिशा में देखते हुए ठंडी आवाज में बोला, अब जब मैंने कमल इकट्ठा कर लिया है तो तुम लोग बाहर क्यों नहीं आते? पहले कुछ सेकंड तक इवान जिस दिशा में देख रहा था वहां कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन जल्द ही उस क्षेत्र के पेड़ हिलने लगे। ये देखकर इवान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और कुछ सेकंड के बाद पेड़ों के पीछे से काली त्वचा और लंबे शरीर वाले 5 व्यक्ति निकले। अध्याय 796 मूल मार्ग भाग 4। इवान ने पेड़ों के पीछे से निकले 5 गहरे रंग के व्यक्तियों को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनकी उभरी हुई मांसपेशियां और गहरे काले रंग की त्वचा को देखकर उसने तुरंत उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाने वाले चरम राक्षसों के रूप में पहचान लिया। 5 राक्षसों में से एक रैंक 2 के मध्य स्तर पर था, एक रैंक 2 के शुरुआती स्तर पर था और अन्य 3 शीर्ष रैंक 1 को रिवॉल्वर थे। मुझे नहीं पता कि हमारे बारे में जानने के बाद भी भागने के लिए तुम्हें बेवकूफ कहूं या बहादुर। मोलोग, मध्य स्तर रैंक 2 चरम दानव ने बाहर आने के बाद थोड़ी मनोरंजक आवाज में कहा। उसका समूह मकबरे की दूसरी परत की ओर बढ़ रहा था जब उसने इस क्षेत्र से आध्यात्मिक शक्ति की उच्च सांद्रता को महसूस किया और इवान और सोल लॉर्ड्स को पाया। वह बहुत पहले ही इवान पर हमला कर देता और खुद ही सोल लॉर्ड्स इकट्ठा कर लेता, लेकिन जब उसने इवान के पीछे खड़ी 2 हवा और बिजली की भीड़ों की छाया मरे हुए लोगों को देखा तो उसने खुद को हमला करने से रोक लिया।
एक हवा और बिजली की भेड़ इवान की सवारी थी, जबकि दूसरी वोलाक की। दो काले राक्षसों को देखने के बाद जो शुरुआती स्तर रैंक 2 थे, मोलोक को कुछ काले राक्षसों की याद आई जिन्हें उन्होंने कल पर्वत श्रृंखला में घूमते समय मार डाला था। कल उन्होंने जिन काले राक्षसों को मारा था वे इवान के पीछे खड़े काले राक्षसों के समान दिख रहे थे, और उसकी आंतरिक भावना ने उसे लापरवाही से काम न करने के लिए कहा। यही वजह है कि उसने तुरंत इवान पर हमला नहीं किया। इवान ने मोलोक के मजाकिया शब्दों को नज़रअंदाज किया और अपने चेहरे पर एक चिंतनशील भाव के साथ राक्षसों को देखा। उसे शीर्ष रैंक एक चरम राक्षसों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वे उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षस के चारों ओर की आभा काफी शक्तिशाली थी, लेकिन ब्राउन और उसकी हवा और बिजली की भीड़ों की छाया मरे हुए लोग आसानी से उसका ख्याल रख सकते थे। समस्या मोलोच की थी, जिसने इवान को खतरनाक एहसास दिलाया था। उसे यकीन था कि अगर उसने टीम रेड के सभी शैडो अनडेड को छोड़ दिया तो वे जल्द या बाद में मोलोच को मार पाएंगे। लेकिन समस्या ये थी कि अगर मोलोच ने लड़ाई के बीच में भागने का फैसला किया तो इवान के लिए शैडो कब्जे के कौशल का उपयोग किए बिना उसे रोकना बेहद मुश्किल होगा। इवान के दिमाग में एक बड़ी योजना थी और उस योजना को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए उसे अपने शैडो अनडेड की मौजूदगी को फिलहाल दूसरों से गुप्त रखना था। अगर उसने लड़ाई शुरू की और मोलोच किसी तरह सफलतापूर्वक यहाँ से भाग निकला तो ये खबर कि उसके शस्त्रागार में हजारों अनडेड हैं अंततः मकबरे में प्रवेश करने वाले अन्य लोगों के बीच फैल जाएगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए अपनी योजना को अंजाम देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं उनसे लड़ने का फैसला करता हूँ तो मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उनमें से कोई भी यहाँ से भाग न जाए, इवान ने मन ही मन कहा और उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। ऐसा लगता है कि यह आदमी इतना डर गया है कि बोल भी नहीं सकता। गोलियत, शुरुआती स्तर रैंक 2 दानव ने मजाकिया आवाज में कहा, और जब इवान उन्हें देखकर चुप रहा तो हंसने लगा। सुनो छोटे आदमी, अगर तुम दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहते तो आत्मा कमल और बाकी सभी चीजें सौंप दो अंडस्को। छाया दुनिया। गोलियत के बोलने से पहले इवान के शरीर से एक काला गुंबद निकला और उसके अंदर दानवों को भी बंद कर दिया। क्या अंडस्को, मोलोक और दूसरे दानवों के हाव भाव बदल गए जब उनके आसपास का माहौल अचानक अंधेरा हो गया और उन्हें काले गुंबद के बाहर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मोलोक ने इवान की तरफ देखा, जो उससे लगभग 100 मीटर दूर खड़ा था, और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान देखी जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। डेथ रिंग। उसने इवान की आवाज सुनी और गुंबद के अंदर का स्थान अचानक एक भयानक काले धुएं से भर गया। डेथ रिंग अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर मृत्यु के सार से भरा एक घूमता हुआ काला छल्ला आपके चारों ओर घूमने लगता है। डेथ रिंग की सीमा के भीतर आने वाले सभी दुश्मन डेथ रिंग की शक्ति को और भी बढ़ाने के लिए जला दिए जाते हैं। डेथ रिंग के अंदर आपके समान रैंक वाले या आपसे 2 रैंक नीचे वाले सभी दुश्मन हर गुजरते सेकंड के साथ अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 5% खो देंगे। आपसे 3 या उससे ज्यादा रैंक नीचे वाले दुश्मन हर सेकंड अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 30% खो देंगे। इस बीच आपसे ज्यादा रैंक वाले सभी दुश्मन डेथ रिंग के अंदर गिरने के बाद हर सेकंड अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 3% खो देंगे। डेथ रिंग उन दुश्मनों पर काम नहीं करेगी जो आपसे 3 रैंक ऊपर हैं। डेथ रिंग के भीतर मरने वाले हर 500 दुश्मनों के लिए आपके सभी शैडो अनडेड की शक्ति 1% बढ़ जाएगी। डेथ रिंग की वजह से आपके शैडो अनडेड को अधिकतम 100% की बढ़त मिल सकती है। डेथ रिंग की शुरुआती सीमा 3 किलोमीटर है, और डेथ रिंग के भीतर मरने वाले हर 1000 दुश्मनों के लिए घूमती हुई डेथ रिंग की सीमा 1 किलोमीटर बढ़ जाएगी। डेथ रिंग की अधिकतम सीमा 20 किलोमीटर है। जिस क्षण डेथ रिंग सक्रिय हुई, मोलोक को छोड़कर सभी चरम राक्षसों ने अपनी जीवन शक्ति खोना शुरू कर दिया। यह महसूस करते हुए कि काला धुआं उनकी जीवन शक्ति को चूस रहा है, राक्षसों के चेहरे पर भय की एक झलक दिखाई दी और उन्होंने विश्वसार का उपयोग करके खुद को बचाने की कोशिश की। गोलियत, शुरुआती स्तर रैंक 2 दानव ने विश्वसार का उपयोग करके डेथ रिंग के प्रभाव को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन अन्य 3 शुरुआती स्तर रैंक 1 राक्षसों की शक्ति डेथ रिंग के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए अपर्याप्त थी। विश्वसार का उपयोग करने के बाद भी वे हर गुजरते सेकंड के साथ अपनी जीवन शक्ति खोते रहे। राक्षस डेथ रिंग से भागना चाहते थे, लेकिन छाया दुनिया के कारण बचना असंभव था। अरे, ये काला धुआं क्या है? मोलोक गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाया, क्योंकि उसने धुआं उड़ाने की कोशिश की। हालांकि डेथ रिंग उसकी उच्च रैंक के कारण उसकी जीवन शक्ति को खत्म करने में सक्षम नहीं थी, फिर भी धुएं ने उसकी दृष्टि को बाधित कर दिया। मोलोच अभी भी अपने अधीनस्थों को बचाने के लिए डेथ रिंग और शैडो वर्ल्ड से निपटने के बारे में सोच रहा था, जब गुंबद के अंदर की जमीन अचानक हिलने लगी और कहीं से भी 13 शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षसों की आभा ने आसपास के वातावरण को घेर लिया। अध्याय 797 मूल मार्ग भाग 5। क्या? मोलोक और अन्य राक्षस तब चकित रह गए जब अचानक 13 शुरुआती स्तर के राक्षसों की आभा छाया दुनिया के अंदर प्रकट हुई। धमाका! इससे पहले कि मोलोक प्रकट हुए राक्षसों को देख पाता, एक तेज पृथ्वी की गोली मौत की अंगूठी को चीरती हुई एक शीर्ष रैंक 1 राक्षस के सिर पर लगी, जिससे उसका सिर तरबूज की तरह फट गया।
अन्य शीर्ष रैंक 1 राक्षसों के चेहरों पर खून और मस्तिष्क पदार्थ छलक गए, जिससे उनकी काली त्वचा तुरंत डर से सफ़ेद हो गई। तुम कमीने! जब उसके एक अधीनस्थ की हत्या हुई तो मोलोक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। उसकी भयानक शक्ति बाहर की ओर फूट पड़ी, जिससे मौत की अंगूठी का भयानक धुआं उड़ गया और उसके बगल में खड़े राक्षस भी उड़ गए। मोलोक की भारी आभा के कारण 2 शीर्ष रैंक 1 राक्षसों ने खून की खांसी की। इस बीच गोलियत, शुरुआती स्तर रैंक 2 दानव को अपनी छाती में हल्का भारीपन महसूस हुआ। हालांकि उसके अधीनस्थ उसके विस्फोट के कारण घायल हो गए थे, मोलोक ने परवाह नहीं की क्योंकि उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके मृत्यु की अंगूठी को सफलतापूर्वक उड़ा दिया। एक बार जब मृत्यु की अंगूठी उड़ गई तो मोलोक और अन्य लोगों की दृष्टि साफ हो गई और उन्होंने आखिरकार इवान को ब्राउन, विंड और लाइटनिंग शीप और 5 और शुरुआती स्तर रैंक 2 छाया मरे हुए लोगों के साथ छाया दुनिया के विपरीत छोर पर खड़ा देखा। तुम क्या हो? मोलोक ने 13 शुरुआती स्तर रैंक 2 छाया मरे हुए लोगों को देखकर अपने दिल को ठंडा महसूस किया और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। गोलियत और अन्य राक्षसों के शरीर में भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मोलोक के विपरीत उन्हें 13 शुरुआती स्तर रैंक 2 छाया मरे हुए लोगों के खिलाफ जीवित रहने का कोई भरोसा नहीं था। आश्चर्यचकित मत हो, इवान ने मुस्कुराते हुए राक्षसों के हैरान करने वाले हाव भाव देखे और डेथ रिंग का भयानक काला धुआं एक बार फिर शैडो वर्ल्ड को अपनी चपेट में लेने लगा। उद्धरण चिन्ह ... हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ही डेथ रिंग ने एक बार फिर शैडो वर्ल्ड को अपनी चपेट में लिया, मोलोच और अन्य लोगों को कुछ भी देखने में मुश्किल हुई। उसी समय सैकड़ों मध्यम स्तर और शुरुआती स्तर के रैंक 1 शैडो मरे हुए लोगों की आभा भी शैडो वर्ल्ड के अंदर दिखाई दी। ऐसा नहीं हो सकता, आखिर क्या हो रहा है? शीर्ष रैंक 1 राक्षसों में से एक ने आतंक में चिल्लाया और छाया दुनिया की दीवारों पर हमला किया, इसे नष्ट करना चाहता था ताकि वह भाग सके। क्रैकल! राक्षस ने अभी अपना हमला शुरू ही किया था कि अचानक उसके पीछे एक हवा और बिजली की भेड़ दिखाई दी। अंधेरे में भेड़ की बैंगनी जलती हुई आंखें खतरनाक रोशनी से चमक उठी क्योंकि उसने अपने बैंगनी और हरे सींगों का उपयोग करके राक्षस की पीठ को छेद दिया। जिस क्षण राक्षस को छेदा गया, सींगों से हवा और बिजली बाहर की ओर फट गई और राक्षस का शरीर खून की धुंध में फट गया। दूसरे राक्षस की आभा को गायब होते देख मोलोच और अन्य लोगों के चेहरे बदसूरत हो गए। मोलोच ने पिछली बार की तरह मौत की अंगूठी को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन पिछली बार के विपरीत इस बार इवान ने छाया दुनिया की शक्ति का इस्तेमाल किया और मुश्किल से इसे बनाए रखने में कामयाब रहा। मध्य स्तर रैंक 2 राक्षस को अनदेखा करें और बाकी को खत्म कर दें, इवान ने गंभीर आवाज में अपनी छाया मरे हुओं से कहा और शक्ति का इस्तेमाल किया एक बार फिर शैडो वर्ल्ड का। गोलियत और बचा हुआ शीर्ष रैंक 1 दानव मोलोक के पास खड़ा था क्योंकि वह अकेला था जो उन्हें छिपे हुए हमलों से बचा सकता था, लेकिन अचानक एक काली शक्ति ने गोलियत और शीर्ष रैंक 1 दानव को घेर लिया और वे दोनों मोलोक के पास से गायब हो गए। जब गोलियत और शीर्ष रैंक 1 दानव को होश आया तो उन्होंने खुद को रैंक 2 शैडो मरे के एक समूह के बीच में खड़ा पाया जो हमला करने के लिए तैयार थे। एक पल रुको गोलियत ने खुद को 10 से अधिक रैंक 2 शैडो मरे के समूह के बीच में खड़ा पाकर आतंक में चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उस पर हमलों की बौछार हो गई और वह मौके पर ही मर गया। शीर्ष रैंक 1 दानव गोलियत के पीछे गया और वह भी मर गया। इवान के माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं और उसने अपने अस्त व्यस्त मन को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। जब उसने अपने छाया मृतकों के समूह के बीच में गोलियत और प्रथम श्रेणी के दानव को टेलीपोर्ट करने का प्रयास किया तो दोनों ने इसका विरोध किया, इसलिए इवान को उन्हें टेलीपोर्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में आदिम छाया ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। राक्षसों को टेलीपोर्ट करने पर उसने अपनी कुल छाया ऊर्जा का लगभग 20% खो दिया, जिससे उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और वह थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। हालांकि कीमत कम नहीं थी, लेकिन मुझे कहना होगा कि यह इसके लायक था क्योंकि अब मुझे बस उससे निपटना है, इवान ने कहा और मोलोच को देखा जो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। जबकि रैंक 2 छाया मरे हुए गोलियत और शीर्ष रैंक 1 राक्षस का ख्याल रख रहे थे, मोलोच पर टीम रेड के सैकड़ों सदस्यों द्वारा हमला किया जा रहा था। हालांकि शुरुआती और मध्य स्तर रैंक 1 छाया मरे हुए के अधिकांश हमलों ने मोलोच के खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे उसे रोकने में कामयाब रहे। आमतौर पर मोलोच अपने जोन का उपयोग करके टीम रेड के सभी शुरुआती और मध्य स्तर छाया मरे हुए को आसानी से मार सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि वह बेगिंग लेवल रैंक 2 छाया मरे हुए के हस्तक्षेप के कारण अपने जोन की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। 13 शुरुआती स्तर रैंक 2 छाया मरे हुए लोगों ने छाया दुनिया के अंदर अपना जोन जारी कर दिया था जिस क्षण उन्हें बुलाया गया था। हालांकि उनका जोन मोलोक के जोन से बहुत कमजोर था, फिर भी वे दोस्ती की शक्ति का उपयोग करके उसके जोन की शक्ति को रोकने में कामयाब रहे। इसके अलावा इवान छाया दुनिया के अंदर की अधिकांश चीज़ों को नियंत्रित कर सकता था जब तक कि वह उसे पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता, इसलिए उसने अपने छाया मरे हुए लोगों को मोलोक के जोन की शक्ति को पार करने में भी मदद की। एक बार जब गोलियत और अंतिम रैंक 1 दानव मारे गए तो रैंक 2 छाया मरे हुए लोगों ने भी मोलोक पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उसके लिए खुद का बचाव करना मुश्किल हो गया।
अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो मैं निश्चित रूप से यहाँ मर जाऊंगा, मोलोक ने मन ही मन सोचा और उसकी आंखों में संकल्प की एक झलक दिखाई दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ करना होगा जो रैंक 1 के शिखर पर भी नहीं है, उसने इवान को देखते हुए कहा, और अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। आपका अधिकार, शारीरिक सशक्तिकरण सक्रिय हो गया है। आपकी शक्ति और रक्षा अगले 30 सेकंड के लिए 400% बढ़ गई है। अध्याय 798 मूल मार्ग भाग 6। शारीरिक सशक्तिकरण अधिकार सक्रिय होने पर अगले 30 सेकंड के लिए उपयोगकर्ता की शक्ति और शारीरिक रक्षा 400% बढ़ जाती है। अधिकार की प्रभावी अवधि के दौरान उपयोगकर्ता की आध्यात्मिक रक्षा 50% कम हो जाएगी। इस अधिकार का उपयोग हर 15 दिनों में एक बार किया जा सकता है। जिस क्षण मोलोक ने अपना अधिकार सक्रिय किया, उसके शरीर से एक भयानक आभा बाहर की ओर फूट पड़ी और उसके पास खड़े सभी शुरुआती स्तर रैंक 1 छाया मरे हुए लोग उसके शरीर से निकलने वाले दबाव की मात्रा से ही टुकड़े टुकड़े हो गए। अपना अधिकार सक्रिय करने के बाद मोलोक ने छाया मरे हुए लोगों को अनदेखा कर दिया और इवान को देखा, जो छाया दुनिया के विपरीत छोर पर था। जब मोलोच ने उसकी ओर देखा तो इवान के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए और उसने तुरंत शैडो वर्ल्ड की टेलीपोर्टेशन शक्ति का उपयोग करके अपना स्थान बदल लिया। जिस क्षण इवान ने अपना स्थान बदला, एक भयानक शक्ति उस स्थान पर आ गिरी जहां वह एक क्षण पहले खड़ा था और शैडो वर्ल्ड के अंदर सब कुछ उड़ा दिया। इवान शैडो वर्ल्ड के दूसरे छोर पर दिखाई दिया और मोलोच को देखा, जो एक क्षण पहले जहां था वहां दिखाई दिया। शुरुआती स्तर रैंक 2 शैडो अनडेड और अन्य मोलोच की ओर दौड़े, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे उसे छुपाते, मोलोच ने अपनी मुट्ठी घुमाई, जिससे उनकी ओर एक शक्तिशाली मुट्ठी का बल भेजा गया, जिसने उनके शरीर को नष्ट कर दिया, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे, मुझे यकीन नहीं है कि उसने किस तरह के अधिकार या कौशल का उपयोग किया, लेकिन उसकी वर्तमान शक्ति निश्चित रूप से 1000 से ऊपर है। इवान ने जोर से शाप दिया और मोलोच द्वारा जारी की गई शक्ति के बीच शैडो वर्ल्ड को बनाए रखने के लिए अपनी आदिम छाया ऊर्जा का उपयोग किया। सभी छाया मरे हुओं को नष्ट करने के बाद मोलोक इवान की ओर भागने वाला था, लेकिन इवान ने जल्दी से सभी छाया मरे हुओं को वापस बुला लिया जो नष्ट हो गए थे और उन्हें मोलोक को रोकने का आदेश दिया, क्योंकि वह जानता था कि दानव लंबे समय तक इस तरह की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। जब इवान ने उन छाया मरे हुओं को वापस बुलाया जिन्हें उसने अभी अभी नष्ट किया था, तो मोलोक हैरान रह गया और उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? उसने चौंक कर कहा, ब्राउन और अन्य लोगों को देखकर जो उसकी ओर भाग रहे थे। मुझे यहाँ से भागना है। मोलोक ने इवान को मारने का विचार तुरंत त्याग दिया जब उसने छाया मरे हुए लोगों को एक बार फिर से प्रकट होते देखा और भागने का फैसला किया, क्योंकि बॉडी एम्पावरमेंट अथॉरिटी केवल 30 सेकंड तक ही टिक सकती थी। उसने पलटकर छाया दुनिया की दीवार पर हमला किया, छाया मरे हुए लोगों के हमलों को अनदेखा करते हुए। भाड़ में जाओ। इवान खुद को कोसने से नहीं रोक सका, क्योंकि मोलोक के हमले के कारण उसकी आदिम छाया ऊर्जा तेजी से कम होने लगी थी। छाया दुनिया, आदिम छाया ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करके एक छोटी सी दुनिया बनाएं। छाया दुनिया के अंदर आप अपनी इच्छानुसार छाया की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। छाया दुनिया के लिए इवान को विश्वसार के बजाय आदिम छाया ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता थी। छाया दुनिया की खपत पहले से ही बहुत अधिक थी। इसके अलावा अब जब मोलोक छाया दुनिया को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो इवान को ये सुनिश्चित करने के लिए और भी अधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा कि छाया दुनिया ढह न जाए। गोबू, पागलपन प्रेरण, हम उसे भागने नहीं दे सकते, इवान हताश स्वर में चिल्लाया, ये जानते हुए कि केवल पागलपन प्रेरण कौशल ही मोलोच को उसके दिमाग से खिलवाड़ करके भागने से रोक सकता है। इवान ने पहले ही देखा था कि मोलोच की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक प्राप्त बढ़ावा के बाद पूरी तरह से अराजक हो गई थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि गोबू के लिए पागलपन प्रेरण कौशल का उपयोग करके उसके दिमाग को कुछ हद तक प्रभावित करना मुश्किल नहीं होगा, जो उसे भागने के बजाय अंत तक लड़ने का फैसला करने के लिए मजबूर कर सकता है। जब गोबू ने पागलपन प्रेरण कौशल का उपयोग किया तो मोलोच की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके दिमाग पर विदेशी ऊर्जा का आक्रमण हो रहा है। फूका, मोलोच ने जोर से गाली दी और लाल आंखों से गोबू को देखा। हालांकि बॉडी एम्पावरमेंट अथॉरिटी के कारण उसकी आध्यात्मिक रक्षा 50% कम हो गई थी और उस पर एल्ड्रिच एनर्जी द्वारा हमला किया जा रहा था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि अगर वह छाया दुनिया से जल्दी से नहीं भागा तो यह उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। आर्घ, दानव गुस्से में दहाड़ उठा और छाया जगत की दीवारों पर और भी अधिक तीव्रता से हमला कर दिया। लानत है, इस गति से मैं 10 सेकंड से भी कम समय में छाया ऊर्जा समाप्त कर दूंगा। इवान ने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसने देखा कि उसकी छाया ऊर्जा कितनी तेजी से समाप्त हो रही थी। क्या मुझे इस कमीने को रोकने के लिए वाकई शैडो पोसेशन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? उसने अनिश्चित आवाज़ में बड़बड़ाया, क्योंकि उसने देखा कि कैसे उसके शैडो अनडेड मोलोच को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बचाव में 400% की वृद्धि के कारण उनके हमले उसके खिलाफ पूरी तरह से बेकार थे। पागलपन प्रेरण प्रभावी था और मोलोच की आंखें धीरे धीरे तर्कसंगतता खो रही थीं,
लेकिन इवान जानता था कि यह पर्याप्त नहीं था और मोलोच जल्द ही शैडो वर्ल्ड को नष्ट कर देगा। लगता है कोई और रास्ता नहीं है, उसने एक पल के बाद कहा और मोलोच को ठंडी आंखों से देखा। हालांकि वह जानता था कि शैडो पोसेशन कौशल का उपयोग करने के बाद भी उसकी ताकत मोलोच से बहुत कम होगी, लेकिन उसे अपने आध्यात्मिक कौशल डर का उपयोग करके उसे रोकने का पर्याप्त विश्वास था। मोलोच की वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति बहुत अस्थिर थी, इसलिए इवान को यकीन था कि मोलोच को मारना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने डर कौशल का उपयोग करके हवा और बिजली की भीड़ को मार डाला था। शैडो पोसेशन। क्रैक क्रैक। इवान छाया कब्जे कौशल का उपयोग करने वाला था जब उसने अचानक कुछ टूटने की आवाज़ सुनी और रुक गया। उसने आवाज़ की दिशा में देखा और देखा कि गोबू के सामने का स्थान ढह रहा था और वहां एक आयामी दरार बन रही थी। जैसे ही गोबू के सामने आयामी दरार बनी, एक ठंडी सनसनी ने पूरी छाया दुनिया को घेर लिया और वूश! अचानक आयामी दरार से बड़ी मात्रा में एल्ड्रिच ऊर्जा बाहर निकल गई। क्या हो रहा है? इवान के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि पूरी छाया दुनिया एल्ड्रिच ऊर्जा से भरने लगी। आपके शैडो अनडेड गोबू ने अद्वितीय कौशल एल्ड्रिच हॉरर डायमेंशनल रिफ्ट को सक्रिय किया है। एल्ड्रिच हॉरर डायमेंशनल रिफ्ट पाथ टू ओरिजिन के प्रभाव के कारण प्रभावित हो रहा है। अध्याय 799 में फंस गया हूँ। आपका शैडो अनडेड गोबू ने अद्वितीय कौशल एल्ड्रिच हॉरर डायमेंशनल रिफ्ट को सक्रिय किया है। एल्ड्रिच हॉरर डायमेंशनल रिफ्ट पाथ टू ओरिजिन के प्रभाव के कारण प्रभावित हो रहा है। हाँ, इवान ने अपने सामने चमकने वाली 2 सूचनाओं को देखा और उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। एल्ड्रिच हॉरर डायमेंशनल रिफ्ट, उसने चौंक कर कहा। रिफ्ट से बड़ी मात्रा में एल्ड्रिच ऊर्जा के बाहर निकलने के कारण उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। एल्ड्रिच हॉरर डायमेंशनल रिफ्ट अद्वितीय कौशल एल्ड्रिच ऊर्जा का उपयोग करके आप अस्तित्व के अन्य विमानों के लिए एक छोटी सी दरार खोल सकते हैं, जिससे आप 30 मिनट के लिए एक एल्ड्रिच हॉरर को बुला सकते हैं। एल्ड्रिच हॉरर डायमेंशनल रिफ्ट अत्यधिक अस्थिर है और एल्ड्रिच गोब्लिन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। कूल डाउन टाइम 4 घंटे। इवान गोबू के एल्ड्रिच हॉरर डायमेंशनल रिफ्ट कौशल से परिचित था। उसने उसे अतीत में कई बार इसका उपयोग करते देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने रिफ्ट को देखकर ऐसा भयानक एहसास महसूस किया। रिफ्ट से निकलने वाली एल्ड्रिच एनर्जी की मात्रा चार्ट से बाहर थी, मानो वह एल्ड्रिच एनर्जी के महासागर से जुड़ी हो। पथ टू ओरिजिन के कारण डायमेंशनल रिफ्ट के प्रभावित होने का क्या मतलब है? इवान चिल्लाया, एल्ड्रिच एनर्जी को शैडो वर्ल्ड में फैलने से रोकने का प्रयास करते हुए। अचानक उसने पागलपन से भरी दहाड़ सुनी और मोलोच को पागल की तरह चिल्लाते देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और पागलपन की आभा उसके शरीर को घेर रही थी। एल्ड्रिच एनर्जी में अचानक वृद्धि के कारण पागलपन प्रेरण ने उसके दिमाग को पूरी तरह से खराब कर दिया। इवान ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही थीं उससे नाखुश। पहले वह पागलपन प्रेरण की सफलता से खुश होता, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में, जहां उसे नहीं पता था कि एल्ड्रिच डायमेंशनल रिफ्ट में क्या गड़बड़ है, वह एक पागल दानव से निपटना नहीं चाहता था। बादम बादम। अचानक इवान का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा और एक भयानक एहसास ने उसके शरीर को घेर लिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने देखा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या क्या हो रहा है? इवान ने कांपती हुई आवाज में बड़बड़ाते हुए उस दरार को देखा जहां से एल्ड्रिच ऊर्जा बाहर निकल रही थी। बादम बादम। पहले तो इवान को लगा कि उसका दिल, जो रून ऑफ ओरिजिन की रूपरेखा में ढका हुआ था, तथाकथित पथ टू ओरिजिन की वजह से पागलों की तरह धड़क रहा था, ठीक उसी तरह जैसे वह ड्रेड्स की सीलबंद दुनिया के अंदर सार पत्थर की खदान में घुसने पर उत्तेजना में धड़क रहा था। लेकिन जब उसने आयामी दरार को देखा तो उसने महसूस किया कि उसका दिल मूल के रास्ते की वजह से उत्साह से नहीं धड़क रहा था, यह उस आसन विनाश की वजह से ढोल की तरह धड़क रहा था जिसका वह सामना करने वाला था। शट अप, गोबू, उस बकवास दरार को बंद करो, इवान हताश होकर चिल्लाया और शैडो वर्ल्ड कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं दरार को नियंत्रित नहीं कर सकता, गोबू ने भयभीत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि वह यह भी महसूस कर सकता था कि एल्ड्रिच ऊर्जा की बाढ़ के पीछे कुछ भयानक छिपा हुआ था। लानत है, इवान ने गोबू की प्रतिक्रिया सुनकर शाप दिया और तेजी से आयामी दरार के पास दिखाई दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। इवान अभी दरार के सामने आया ही था कि अचानक मोलोक खून से लथपथ आंखों के साथ उसकी ओर बढ़ा, मानो उसे टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा हो। इवान के छाया मरे हुए लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सभी दानव के उन्मत्त हमले से उड़ गए। भाड़ में जाओ कमीने, क्या तुम परिस्थिति को नहीं समझ सकते? इवान ने शाप दिया जब उसने मोलोक को अपनी ओर बढ़ते देखा और उसके बैल जैसे हमले से बच निकला। मोलोक से बचने के बाद इवान तुरंत छाया कब्जे कौशल का उपयोग करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह आयामी दरार अचानक हिलने लगी और वूश, उसमें से एक गहरे लाल रंग का टेंटेकल निकला। जिस क्षण टेंटेकल उभरा, दरार के आसपास के क्षेत्र के हजारों किलोमीटर के भीतर इवान और मोलोच सहित सभी लोग अपनी जगह पर जम गए। अपने पहले के चार्ज के कारण मोलोच दरार के सबसे करीब खड़ा था,
इसलिए दरार से निकले टेंटेकल ने उसे जकड़ लिया। भले ही मोलोच पागलपन के प्रभाव में था, फिर भी जब उसे टेंटेकल ने पकड़ लिया तो वह डर गया। उसे पकड़ने के बाद टेंटेकल ने उसे दरार के अंदर खींचना शुरू कर दिया। टेंटेकल को पीछे हटते देख इवान ने खुशी का जरा सा भी संकेत नहीं दिखाया, क्योंकि उसने दरार के दूसरे छोर पर दर्जनों समान टेंटेकल देखे। सभी टेंटेकल ने दरार से गुजरने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि दरार उन सभी के दबाव को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, इसलिए अन्य टेंटेकल इससे नहीं गुजर सके। शर्ट शर्ट शर्ट, मुझे इस दरार को बंद करने या यहाँ से दूर जाने की ज़रूरत है, इवान अंदर से चिल्लाया और अपने शरीर को हिलाने के लिए संघर्ष किया, जो टेंटेकल की ठंडी आभा और दरार से निकलने वाली एल्ड्रिच ऊर्जा के कारण जम गया था। उसे यकीन नहीं था कि दरार के दूसरे छोर पर किस तरह का एल्ड्रिच प्राणी था, लेकिन प्राणी के एक टेंटेकल द्वारा उत्सर्जित भयानक आभा को महसूस करते हुए इवान को यकीन था कि एल्ड्रिच प्राणी कम से कम रैंक 4 या रैंक 5 का प्राणी था। ये पथ टू ओरिजिन किस तरह की गड़बड़ चीज़ है जिसने गोबू के कौशल को इतना प्रभावित किया कि एक मध्यम स्तर के रैंक 1 एल्ड्रिच हॉरर को बुलाने के बजाय उसने सचमुच इस डैडी जैसी आकृति को बुलाया। इवान ने जोर से चिल्लाया और अपने शरीर के अंदर प्राइमोडियल शैडो एनर्जी को प्रसारित किया ताकि वह ठंडी आभा के प्रतिबंधों से मुक्त हो सके। जैसे ही प्राइमोडियल शैडो एनर्जी उसके शरीर से प्रवाहित होने लगी, हालांकि कठिनाई के साथ, वह आखिरकार अपने शरीर को हिलाने में कामयाब रहा। इवान के छाया मरे हुए भी एल्ड्रिच प्राणी की आभा से प्रभावित थे, और चूंकि उनमें से किसी के पास भी आदिम छाया ऊर्जा जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए वे एक उंगली भी नहीं उठा पा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मोलोक को टेंटेकल द्वारा दरार के अंदर खींचा जा रहा था। टेंटेकल की ठंडी जानलेवा आभा के कारण मोलोक पहले ही पागलपन प्रेरण के प्रभाव से मुक्त हो चुका था और उसे होश आ गया था। वह टेंटेकल से मुक्त होना चाहता था, लेकिन उस पर दबाव इतना तीव्र था कि वह अपना मुंह भी नहीं हिला पा रहा था। प्राणी की पकड़ से बच पाना तो दूर की बात थी। अपने पूरे शरीर में ठंड महसूस करते हुए इवान ने देखा कि टेंटेकल मोलोक को दरार के अंदर खींच रहा था, जो एल्ड्रिच ऊर्जा से भरपूर थी। एक बार जब मोलोक को अंदर खींचा गया तो इवान को नहीं पता था कि यह उसकी कल्पना थी या नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक भयानक दिखने वाला मुंह देखा है जिसमें तीखे दांत भरे हुए हैं और जो मोलोक को निगल रहा है। हालांकि इवान को नहीं पता था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या उसने सच में उस घिनौने मुंह को देखा था, फिर भी उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या तुम इस दरार के बारे में कुछ कर सकते हो? इवान ने छाया इंद्रियों का इस्तेमाल किया और गोबू से पूछा, जो दरार के पीछे जम गया था। हालांकि गोबू अपने शरीर को हिला नहीं सकता था क्योंकि वह भी एल्ड्रिच प्राणी की आभा के कारण जम गया था, फिर भी उसने छाया इंद्रियों द्वारा बनाए गए लिंक का इस्तेमाल करके इवान के सवाल का जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर इवान के चेहरे पर बेहद बदसूरत भाव आ गए। अरे, अगर गोबू इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता तो क्या मुझे भाग जाना चाहिए? उसने खुद से कहा, क्योंकि उसने देखा कि मोलोच को दरार के अंदर खींचने वाला टेंटेकल एक बार फिर बाहर आ रहा था। चाहे वह परिस्थिति को कैसे भी देखे, इवान का मन उसे जल्द से जल्द वहां से भाग जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मेरे दिल में ऐसी भावना क्यों है जो मुझे बता रही है कि अगर मैं इस परिस्थिति को हल किए बिना यहां से भाग गया तो मुझे इसका पछतावा होगा। इवान ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी नज़र के साथ बड़बड़ाया, क्योंकि उसने टेंटेकल को एक बार फिर दरार से निकलते देखा। जैसे ही टेंटेकल एक बार फिर दरार से बाहर आया, आसपास के क्षेत्र में दबाव एक बार फिर बढ़ गया। इवान ने दरार को देखा और कुछ सेकंड के लिए अपने दांत पीसने के बाद वह उसकी ओर दौड़ा। अगर यह चाल काम नहीं करती है तो मैं बिना किसी दूसरे विचार के यहाँ से भाग जाऊंगा, उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और दरार के सामने रुक गया। उसकी परछाई थोड़ी सी टिमटिमाई और एक छोटी तलवार जो एक निम्न श्रेणी के रैंक 1 हथियार की आभा उत्सर्जित कर रही थी, उसकी छाया भंडारण से निकली। छोटी तलवार कुछ ऐसी थी जो इवान को कल पर्वत श्रृंखला में मिली थी। उसने अपनी छाया भंडार से निकली हुई छोटी तलवार को पकड़ा और गहरे लाल रंग के तंबू को देखा जो अभी अभी आयामी दरार से निकला था। उसकी काली आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं और बिना किसी रोक टोक के उसने अपनी सारी आदिम छाया ऊर्जा छोटी तलवार में डाल दी। छाया ऊर्जा के कारण छोटी तलवार ठंडी काली आभा के साथ चमक उठी और इवान ने तंबू पर वार किया ताकि वह उसे काट सके, ताकि वह आयामी दरार को बंद करने की अपनी योजना को आगे बढ़ा सके। अपनी सारी आदिम छाया ऊर्जा को शॉर्ट स्वॉर्ड में डालने के बाद इवान ने सोचा कि उसके लिए प्राणी के टेंटेकल को काटना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन धमाका! जैसे ही शॉर्ट स्वॉर्ड का ब्लेड गहरे लाल टेंटेकल के संपर्क में आया, वह नाजुक कांच की तरह बिखर गया। प्राणी के टेंटेकल पर एक खरोंच भी नहीं आई। इवान ने धीमी गति से देखा कि शॉर्ट स्वॉर्ड के ब्लेड के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे और उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आया, अच्छा, मैं फंस गया। और जैसा कि इवान ने उम्मीद की थी, जैसे ही तलवार टूटी और एल्ड्रिच प्राणी ने उसकी उपस्थिति को देखा, गहरा लाल टेंटेकल उसकी ओर बढ़ा और उसके हाथ को लपेट लिया। अध्याय 800 एल्ड्रिच ऊर्जा स्रोत भाग 1। इवान ने महसूस किया कि जैसे ही उसका हाथ टेंटेकल द्वारा पकड़ा गया, उस पर पहाड़ जैसा दबाव पड़ रहा था। उसने अपने पहले हमले में अपनी लगभग सारी आदिम छाया ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया था,
इसलिए उसके लिए अपने शरीर को हिलाना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि उसके शरीर के अंदर संचार करने के लिए पर्याप्त छाया ऊर्जा नहीं थी। अरे मेरा हाथ मत पकड़ो जैसे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इवान अपने मन में चिल्लाया और उसका शरीर सफ़ेद रोशनी से चमक उठा। जिस क्षण उसका शरीर चमका उसने अपने विश्वसार का लगभग 40% खो दिया, लेकिन परिणामस्वरूप वह गायब हो गया और दरार से 20 मीटर दूर दिखाई दिया। दरार से 20 मीटर दूर दिखाई देने के बाद इवान ने जोर से सांस ली और अपनी आंखें चौड़ी करके टेंटेकल को देखा। मैंने सोल बीकन का उपयोग करके केवल 20 मीटर की दूरी पर टेलीपोर्ट किया, लेकिन फिर भी मैंने अपने विश्वसार का लगभग 40% खो दिया। उसने चौंकते हुए आवाज में बड़बड़ाया, यह महसूस करते हुए कि सोल बीकन की खपत सैकड़ों गुना बढ़ गई क्योंकि एल्ड्रिच प्राणी की आभा आसपास के स्थान पर दबाव डाल रही थी। जब एल्ड्रिच प्राणी ने देखा कि इवान उसकी पकड़ से बच गया है तो आयामी दरार हिलने लगी और उसमें से निकलने वाली एल्ड्रिच ऊर्जा की मात्रा बढ़ गई। अन्य टेंटिकल्स जो अपनी अस्थिरता के कारण दरार से नहीं गुजर सकते थे, वे भी बेचैन हो गए और दरार पर हमला करना शुरू कर दिया, उसका आकार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस लानत टेंटिकल का ख्याल रखे बिना दरार को बंद नहीं कर सकता, इवान ने गंभीर स्वर में कहा, जब उसने टेंटिकल को देखा जिसने पहले उसका हाथ पकड़ा था और अब उसकी ओर बढ़ रहा था। क्योंकि दरार बहुत अस्थिर थी, इसलिए प्राणी अपने टेंटिकल को तेज गति से नहीं हिला सकता था, इसलिए उसके लिए टेंटिकल से बचना मुश्किल नहीं था। हालांकि इवान अपनी चपलता का उपयोग करके टेंटिकल से बच रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि दरार धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी और अगर वह कुछ नहीं करता तो अन्य टेंटिकल या यहाँ तक कि प्राणी भी जल्द ही मकबरे में प्रवेश कर सकता था। भाड़ में जाओ, मैं इसे यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इवान ने जोर से गाली दी और एक काली आभा उसके शरीर को ढकने लगी। आपका अधिकार मास्टर ऑफ शैडोज सक्रिय हो गया है। मास्टर ऑफ शैडोज अधिकार अपने अधिकार मास्टर ऑफ शैडोज का उपयोग करके आप अपने सभी कौशलों को पूर्ण प्रभाव दे सकते हैं। पूर्ण प्रभाव के दौरान आपके सभी कौशल लक्ष्य की 100% रक्षा को अनदेखा कर देंगे, आपके कौशल आपकी रैंक द्वारा प्रतिबंधित नहीं होंगे और क्रिटिकल हिट की संभावना 75% बढ़ जाएगी। अधिकार को सक्रिय करने के बाद मास्टर ऑफ शैडोज का पूर्ण प्रभाव 20 सेकंड तक रहेगा। मास्टर ऑफ शैडोज अधिकार का उपयोग महीने में केवल एक बार किया जा सकता है और इसे सक्रिय करने के लिए विश्वसार की आवश्यकता होती है। मास्टर ऑफ शैडोज अधिकार को सक्रिय करने के बाद इवान ने प्राणी के टेंटेकल को चकमा दिया और एक बार फिर से दरार के सामने तेजी से दिखाई दिया। अपने हाथ को ऊपर उठाकर उसने हवा के हेरफेर कौशल का उपयोग किया और आसपास की हवा ने उसके हाथ को ढक दिया, एक तेज लंबे ब्लेड का आकार ले लिया। मास्टर ऑफ शैडोज अथॉरिटी के प्रभाव के कारण हरे रंग की हवा की धार एक काले आभा की धुंधली रूपरेखा में ढकी हुई थी जो इसे एक प्रभावशाली रूप दे रही थी। काट दो। एक बार जब इवान का हाथ हवा की धार में बदल गया तो उसने चिल्लाया और दरार से बाहर आ रहे टेंटेकल पर वार किया। जैसे ही इवान का हाथ नीचे आया, प्राणी को कुछ एहसास हुआ और एल्ड्रिच एनर्जी ने तुरंत उसके पूरे टेंटेकल को ढक दिया। इवान ने जब ये देखा तो वह हंसा और उसने और भी अधिक बल के साथ अपने नीचे की ओर वार को तेज कर दिया। तेज हवा की धार ने गहरे लाल टेंटेकल से संपर्क किया और मास्टर ऑफ शैडोज अथॉरिटी के प्रभाव से उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को 100% अनदेखा करने की अनुमति देते हुए हवा की धार ने टेंटेकल के आधे से अधिक हिस्से को तेजी से काट दिया। इवान को आश्चर्य हुआ जब मास्टर ऑफ शैडोज अथॉरिटी के साथ भी वह एक झटके में टेंटेकल को अलग नहीं कर सका, जबकि एल्ड्रिच प्राणी दरार की अस्थिरता के कारण अपनी आधी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। हालांकि इवान एक बार में टेंटेकल को पूरी तरह से अलग नहीं कर सका, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसने अपना हाथ उठाया और एक बार फिर नीचे की ओर वार किया, इस बार टेंटेकल को पूरी तरह से अलग कर दिया। जिस क्षण टेंटेकल अलग हुआ, इवान ने दरार के दूसरे छोर से एक उग्र आवाज सुनी और दो गहरी नीली आंखों को उसे ठंडेपन से देखते हुए देखा। जब इवान ने दो गहरी नीली आंखों को देखा तो उसे लगा जैसे उसे ठंडे पानी के तालाब में फेंक दिया गया हो, जिससे उसके लिए हिलना डुलना बेहद मुश्किल हो गया हो। एल्ड्रिच प्राणी की ठंडी निगाह को महसूस करते हुए इवान की आंखों में गुस्सा चमक उठा। तुम अपनी इन गंदी आंखों से किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? उसने चिल्लाया और अपनी बरामद की गई प्राइमर्डियल शैडो एनर्जी की थोड़ी मात्रा का इस्तेमाल किया। शैडो एनर्जी की वजह से इवान ने अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लिया। उसी समय एक गहरे बैंगनी रंग की आभा ने उसके हाथ को ढक लिया। शून्य टूटना। उसके अंदर शून्य की वैचारिक ऊर्जा तब हिली जब उसने अपनी समझ में आए पहले कौशल का इस्तेमाल किया। शून्य टूटने की वजह से गोबू द्वारा खोले गए आयामी दरार के बगल में एक शून्य दरार खुल गई और दोनों दरारें एक में विलीन हो गईं। इवान के पास शून्य दरार पर पूरा नियंत्रण था जिसे उसने शून्य तोड़ने के कौशल का उपयोग करके खोला था। इसलिए जब उसने जो दरार खोली वह गोबू द्वारा खोले गए आयामी दरार के साथ विलीन हो गई तो उसने दूसरी दरार पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया।
शून्य ऊर्जा के बारे में उसकी वर्तमान समझ 21% थी और उसकी बढ़ी हुई समझ की वजह से दरार को खोलने के लिए उसे अपनी कुल शून्य ऊर्जा का केवल 5% ही लगा, जिससे उसके पास अपनी शून्य ऊर्जा का लगभग 95% बचा। हालांकि जिस क्षण इवान ने दोनों दरारों पर नियंत्रण प्राप्त किया, उसकी आंखों में बैंगनी रंग की रोशनी चमक उठी और उसकी सारी शून्य ऊर्जा एक पल में गायब हो गई। बंद करो, उसने जोर से दहाड़ लगाई और उसके मूल से गायब हुई सारी शून्य ऊर्जा ने दरार को ढक लिया। साथ ही इससे पहले कि प्राणी दरार को बाधित करने के लिए अपने किसी दूसरे टेंटेकल को भेज पाता, दरार को ढकने वाली शून्य ऊर्जा फट गई और पूरी दरार तुरंत बंद हो गई।